नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश चंदेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद वीरेश चंदेल में। जैसा कि दोस्तों हमने कल वादा किया था कि हम रोज़ाना प्रैक्टिस सेट करेंगे और आज से हम एक प्रैक्टिस सेट को लेकर आ गए हैं और देखेंगे कि आप उसमें से कितना कर पाते हैं दोस्तों। और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उनको दोस्तों हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और टाइम के साथ साथ हम उसकी ड्यूरेशन भी दोस्तों आगे चल के बढ़ाते जाएंगे। अगर बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की, कौन सा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका कि कौन सा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन की सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक करेगा। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों नवंबर 2020 में जो बैठक हुई थी SCO की, वह भारत में न्यू दिल्ली में हुई थी दोस्तों। और यह पहली फर्स्ट प्रधानमंत्री स्तरीय बैठक थी, भारत की ओर से स्तरीय बैठक थी दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, शंघाई में, चीन में है। और दोस्तों पहले इसे उज्बेकिस्तान शामिल होने से पहले दोस्तों उसको एक शंघाई पैक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें अगर उज्बेकिस्तान शामिल होने के बाद इसे शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जाने लगा। और इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी दोस्तों। और अब इसमें टोटल देश दोस्तों कितने हो गए हैं SCO में, 8 सदस्य हो गए हैं दोस्तों। SCO में दोस्तों 8 सदस्य हैं। इसमें कौन कौन शामिल हो गया है नया, ये तो इंडिया शामिल हो गया दोस्तों, प्लस पाकिस्तान भी शामिल हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है। निम्नलिखित में से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बांग्लादेश को सड़क और डेटा कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने जा रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई और अमेरिकी बैंक। अब दोस्तों इसका आंसर की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए 500 मिलियन डॉलर कौन उधार दे रहा है, तो वो दोस्तों वर्ल्ड बैंक दे रहा है। कौन दे रहा है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में हुई थी। और टोटल इसमें उसमें देश 189 है दोस्तों। टोटल इसमें देश की बात की जाए, मेंबर की बात की जाए, 189 है दोस्तों। और यह इसकी 5 संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, और इसके अध्यक्ष की बात की जाए, इसके राष्ट्रपति की बात की जाए वर्ल्ड बैंक के, तो कौन है दोस्तों, डेविड आर मालपास। अब दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के बारे में दोस्तों बात करते हैं। बांग्लादेश की PM कौन है दोस्तों, शेख हसीना है, शेख हसीना दोस्तों। इसकी PM कौन है, शेख हसीना है। और इसके अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो अब्दुल हामिद हैं दोस्तों PM। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए अब्दुल हामिद दोस्तों। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। इनके पिता कौन है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें दोस्तों बंगबंधु कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने इसमें बहुत बड़े आंदोलन किए थे इसलिए। और ये फर्स्ट PM भी थे, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के। अब इनके बाद बेटी इसकी PM है, शेख हसीना है दोस्तों। अब बात की जाए जो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन उधार रुपए दिए हैं बांग्लादेश के लिए,
इसने क्या किया है, जो पश्चिमी बांग्लादेश है दोस्तों, पश्चिमी बांग्लादेश है, जो पश्चिमी बांग्लादेश है वहाँ पर 600 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क, 600 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क और दोस्तों लगभग 200 मिलियन लोगों को आर्थिक लाभ। और दोस्तों इसने जो गांव के क्षेत्र है वहाँ पर फाइबर इंटरनेट के लिए दोस्तों ये सब किया है कि $500 मिलियन का। अब दोस्तों यहाँ पर एक रोड है दोस्तों और वहाँ पर 2 लेन है और उस 2 लेन को दोस्तों यह 4 लेन कर देंगे। और जो पैदल यात्री हैं, पैदल या साइकिल दोस्तों, उनके लिए अलग रोड की व्यवस्था की गई है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड बैंक डेविड आर मालपास, इसमें देश 189 है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों और अपनी राष्ट्रीय एजेंसी को देख लेते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। अब एडीबी को देखते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक को देखते हैं। इसमें दोस्तों कितने देश हैं? 68 हैं। एडीबी की बात करते हैं दोस्तों और बैंक देखते हैं हम। एडीबी में टोटल देश कितने हैं दोस्तों? 68 जो देश एडीबी में है दोस्तों। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दोस्तों कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों, स्थापना हो रहेगी दोस्तों, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी स्थापना। ठीक है दोस्तों। एडीबी 68 देश हैं इसमें। फिलीपींस, अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हमें ये बात याद रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं एनडीबी को देख लेते हैं दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है एनडीबी। और एनडीबी की स्थापना दोस्तों 2014 में होती है। और जो ब्रिक्स के देश हैं वो सब मिलकर करते हैं कि अगर कोई आर्थिक प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से उन्हें लोन दिया जा सकता है, कर्ज दिया जा सकता है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए, एनडीबी के अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है इसके? मार्कोस ट्रायोज हैं। मार्कोस ट्रायोज हैं। अगर इसके महासचिव की बात की जाए, दोस्तों तो केवी कामत हैं दोस्तों। कौन है? केवी कामत हैं। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है दोस्तों। अब आपको इतना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? एनडीबी का शंघाई चीन में है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? अब दोस्तों देखते हैं। छऊ दोस्तों कहते हैं दोस्तों परछाई को। परछाई अर्थात मुखौटा, मतलब ऐसा नृत्य जो मुखौटों के द्वारा होता है, उसमें छऊ होता है दोस्तों। और यह 3 राज्यों में होता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब बात करें, तीनों के अलग अलग नाम हैं दोस्तों। पुरुलिया, सरायकेला और दोस्तों ऑप्शन दे रखा था मयूरभंज। दोस्तों ये तीनों छऊ नृत्य हैं। अब दोस्तों ये पुरुलिया भंज छऊ नृत्य किसका है दोस्तों? तीनों छऊ नृत्य हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पुरुलिया की दोस्तों, तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। अब रायसराय की बात की जाए दोस्तों, सरायकेला कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है दोस्तों। और मयूरभंज की बात की जाए तो
उड़ीसा में। गणेशी लाल और नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में घूमर, झेला और कालबेलिया। राजस्थान की बात की जाए, घूमर, झेला और कालबेलिया दोस्तों। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो लावणी नृत्य, लावणी नृत्य। और दोस्तों और ऑप्शन हमारा कौन सा था? हाँ, कर्नाटक था दोस्तों। कर्नाटक का कौन सा होता है? यक्षगान। कर्नाटक का दोस्तों कौन सा होता है? यक्षगान। दोस्तों गोवा की बात की जाए तो गोवा का तरंग मेल होता है, आप याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? आपने नोट कर लिया होगा और पेन कॉपी उठा के इसके साथ ही साथ करते चलें। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की संघ सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन भारत के, और ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, रेलवे, जेल, तीर्थ यात्रा और जंगल। अब बात करते हैं दोस्तों सूचियाँ की, तो अनुसूची नंबर 7 में अनुसूची नंबर 7 में दोस्तों कितनी सूचियों का प्रावधान है? 3 सूचियाँ। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 दोस्तों राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची। अब बात करते हैं दोस्तों संघ सूची में कितने विषय होते हैं? 100 विषय हैं दोस्तों। अगर राज्य सूची की बात की जाए दोस्तों, तो जो करंट टाइम में दोस्तों 61 विषय हैं, लेकिन पहले कितने होते थे दोस्तों? 66 होते थे। ध्यान रखेंगे, पहले कितने होते थे दोस्तों? 66 विषय। अब कितना है? 61। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम में 52 विषय हैं, और पहले कितने होते थे दोस्तों? 47। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से जो 5 राज्य सूची से किस में पहुँच गए हैं दोस्तों? समवर्ती सूची में पहुँच गए हैं। 5 राज्य सूची से समवर्ती सूची में पहुंच गए हैं दोस्तों। ठीक है ना। और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर दोस्तों यहाँ पर ये चेंज कर दिए गए थे। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है दोस्तों। केवड़िया ज़िले में स्थित है यह, और यह किसके अंतर्गत बनाया गया है? नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना के दोस्तों अंतर्गत ही है बनाया गया है। अगर सतलज नदी की बात की जाए दोस्तों, तो सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नाकर बांध है दोस्तों। सतलज नदी पर कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों, और इसका जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? सर छोटू राम, जिसका जनक है दोस्तों सर
छोटू राम को इसका जनक कहा जाता है दोस्तों। और कंसावती नदी ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कंसावती, और कंसावती में दोस्तों कौन सा है? मुकुटमणिपुर बांध। कौन सा है दोस्तों? कंसावती मुकुट मणिपुर बांध। दोस्तों आपने कर लिया होगा। और दोस्तों हम महत्वपूर्ण बांधों के बारे में देखते हैं। टेहरी बांध उत्तराखंड में है दोस्तों, जो कि सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। भागीरथी और बीलंगाना कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है टेहरी बांध। टेहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टेहरी बांध है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर भाखड़ा नागर बांध की बात की जाए दोस्तों, तो यह सबसे बड़ा है, लेकिन किस चीज़ पर? गुरुत्वीय बांध में। किसमें दोस्तों? गुरुत्वीय। यह दोस्तों एक गुरुत्वीय बांध है, और गुरुत्वीय बांध में सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारत का? भाखड़ा नागर बांध है दोस्तों। और भागीरथी और सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। अब बात करते हैं दोस्तों हीराकुंड बांध की। और दोस्तों यह 2006 से स्टार्ट हो गया टेहरी बांध। दोस्तों कब से हो गया? 2006 से। 1978 में इसका निर्माण होना स्टार्ट हुआ था और 2006 में इसका बनकर, मतलब कि बहुत लंबे पीरियड के बाद यह बन के रेडी हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। और हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में है, और किस नदी पर है दोस्तों? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है संबलपुर उड़ीसा में, और विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। महानदी पर दोस्तों, महानदी पर स्थित है दोस्तों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध और विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर की है दोस्तों, और यह उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। और इसका अगर बात करते हैं स्टार्ट 1957 में ये स्टार्ट हुआ गया था। अगर बात करें कब से स्टार्ट हुआ था इसका बनना, 1947 से बनना प्रारंभ हुआ था, मतलब कि 10 ईयर में यह बन के रेडी हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि और आंत की ग्रंथियां। तो इसका सही आंसर दोस्तों अग्नाशय। और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब अंतरस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है दोस्तों? सबसे पहले अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है दोस्तों। और इसमें एक लैंगरहिस द्वीप समूह होता है दोस्तों। इसमें लैंगरहिस द्वीप समूह होता है, यहाँ पर बीटा सेल होती हैं दोस्तों। बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलती है दोस्तों। और अग्नाशयी रस से ही क्या निकलता है दोस्तों? अग्नाशयी रस निकलता है, जिसका पीएच मान 7.8
से लगभग 8.3, मतलब अगर बात की जाए दोस्तों तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होता है दोस्तों, कैसा होता है, क्षारीय होता है दोस्तों ये। और ये दोस्तों ध्यान रखना, अग्नाश है किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों का दोस्तों पाचन करता है, पाचन करता है दोस्तों। बात करें अगर यकृत की, तो यकृत किसका पाचन करता है, हाँ दोस्तों यकृत फैट का पाचन करता है, ठीक है ना दोस्तों। और पित्ताशय का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है दोस्तों, पित्त का निर्माण करता है यकृत। और स्टोर कहाँ पर होता है दोस्तों, पित्ताशय में स्टोर, पित्ताशय में। जो पित्त है दोस्तों, पित्त हमारा किस में स्टोर होता है दोस्तों, पित्ताशय में होता है। और बनता कहाँ पर है दोस्तों, यकृत में बनता है पित्त हमारा, और स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है दोस्तों। ध्यान रखना, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का निर्माण करती है। और ध्यान रखना दोस्तों, पित्ताशय, जो पित्ताशय होता है वह किसी भी ग्रंथि का निर्माण नहीं करता है, किसी भी प्रकार का जूस का निर्माण नहीं करता है पित्ताशय, ये केवल स्टोर करता है पित्त को। अब बात करते हैं दोस्तों इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का कार्य होता है दोस्तों, इंसुलिन का कार्य होता है, इंसुलिन का कार्य होता है दोस्तों कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, ग्लूकोज को। जब बात याद रखना दोस्तों, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की दोस्तों क्या हो गई, कमी। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी दोस्तों, तो जो ग्लूकोज है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की मात्रा दोस्तों कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों, तो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा दोस्तों। जब ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा दोस्तों, तो कौन सा रोग हो जाएगा हमारा, डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों, मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। एक डायबिटीज इंटिपीटस होती है दोस्तों, वो एडीएस के द्वारा होती है। और जो इंसुलिन से होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, मेलिटस होती है, डायबिटीज मेलिटस। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दे रखा है लार ग्रंथियों का। अगर हम लार ग्रंथि की बात की जाए दोस्तों, तो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल और पैरोटिड। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है इसमें हमारी पैरोटिड है दोस्तों। और पैरोटिड लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है दोस्तों, पैरोटिड। अब पैरोटिड का कार्य क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, जो उसमें विषैला पदार्थ होता है दोस्तों, तो इस विषैले पदार्थ को अंदर जाने से रोकती है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि। अब बात करते हैं लार की। तो लार का दोस्तों पीएच मान 6.8 होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, यह कैसा होता है, अम्लीय होता है, 8 इतना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों दो प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। एक टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, और एक लाइसोजाइम पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन और लाइसोजाइम। दोस्तों ये टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है दोस्तों, स्टार्च का पाचन। और बात करें दोस्तों, जो आपको जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए जब आप मिलाते रहते हैं दोस्तों, चबाते रहते हैं, तो खाना मीठे लगने लग जाता है। तो जो खाना मीठा लगता है वो किसके कारण लगता है दोस्तों, भोजन मीठा लगना। अब बात करते हैं दोस्तों लाइसोजाइम। तो जो जीवाणु होते हैं उन्हें रोकता कौन है, जीवाणु या विषाणु रोधक। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जीवाणु व विषाणु रोधक कहा जाता है। इसे जीवाणुनाशक एंजाइम भी कहा जाता है। किसे दोस्तों क्या कहा जाता है,
जीवाणु नाशक एंजाइम कहा जाता है दोस्तों इसको। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें दोस्तों 2021 में, और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 85, 63, 131 एंड 142, मतलब 85, 63, 131 और 42। अगर हम बात करें तो इसका आंसर दोस्तों 85 है, फर्स्ट ऑप्शन पर है। भारत का स्थान कौन सा है, भारत 85 पर है दोस्तों। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो जापान है दोस्तों। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो 63 दे रखा है, 63 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो 63 है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, कारोबारी करने के लिए हमारा देश किस स्थान पर अच्छा है, 63 नंबर पर अच्छा है, ठीक है ना दोस्तों। और फर्स्ट की बात की जाए इसमें तो इसमें न्यूजीलैंड है दोस्तों। फर्स्ट में कौन है दोस्तों, न्यूजीलैंड, भारत। अगर राज्य सरकार की बात की जाए दोस्तों, अगर राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा जाए दोस्तों, तो राज्यों में जो आंध्र प्रदेश है, फर्स्ट पर कौन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, 131, और 131 होता है दोस्तों हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक। तो HDI 131, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन दे रखा है 142, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। अगर दोस्तों चौथे ऑप्शन की बात करें हम, कितने पर है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, 142 नंबर पर दोस्तों कौन सा है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए दोस्तों भारत, तो 139 पर है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो 139 पर है दोस्तों। कितने पर है दोस्तों, 139 पर हैं हम, अच्छा 9 नहीं लगा मैंने, 139 पर हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खिलजी वंश, आपको दिख रहा होगा, खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो खिलजी वंश को ऐसा कौन सा शासक था जिसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। और ऑप्शन दे रखे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, अलाउद्दीन खिलजी और बमन शाह और मुबारक शाह। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है खिलजी वंश दोस्तों। कौन सा है इसका सही आंसर, कौन सा है दोस्तों, खिलजी वंश है, खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात की जाए दोस्तों, इसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। और खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों, जो खिलजी वंश की स्थापना थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अब दोस्तों इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। एक इसका भतीजा होता है दोस्तों, कौन होता है, भतीजा होता है, उसका नाम क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों ये क्या करता है, ये इसकी पुत्री से शादी कर लेता है, जलालुद्दीन की क्या शादी कर लेता है दोस्तों, ये इसकी पुत्री से विवाह कर लेता है और राजा बन जाता है। अब क्या करता है दोस्तों, यह अपने ससुर को मार देता है, आप चाचा कह सकते हैं या ससुर,
इसको क्या कर देता है, मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। और इसने लोहा व रक्त की नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी नीति अपनाई थी? लोहा व रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। अब बात की जाए दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आते हैं दोस्तों। अगर गुलाम वंश की बात की जाए दोस्तों तो 1206 से लेकर 1290 तक, अगर हम गुलाम वंश को देखें दोस्तों, गुलाम वंश को देखें, गुलाम वंश को देखें दोस्तों, 1206 से लेकर 1290 तक आता है। अब दोस्तों देखते हैं 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, सबसे पहले आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन राजा बन जाता है। मोहम्मद गौरी जब छोड़कर चला जाता है तो कुतुबुद्दीन राजगद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली की पर, और यह 4 साल तक राज करता है। कितने तक? और 1210 में आराम शाह, इसका पुत्र आराम शाह कि यह राजा बना देता है। कब? 1210 में, 1210 में इसे राजा बना देता है। और 1210 में ही जो इसको गुलाम होता है दोस्तों, एक गुलाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वो क्या करता है, इसको हरा देता है और ख़ुद क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और यह 1236 तक, कब दोस्तों? 1236 तक राज करता है। और इसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है दोस्तों। और यह दोस्तों फर्स्ट मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासिका, यह पहली मुस्लिम शासिका थी जो रजिया सुल्तान थी, जो कि गद्दी पर बैठी थी। अब लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह पुरुषों जैसे कपड़े पहनकर मतलब चेहरे को नहीं ढकती थी और सीधा कहाँ पर आ जाती थी, महल में आ जाती थी दोस्तों। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार की निर्माण स्टार्ट किया था। कुतुब मीनार स्टार्ट किया था दोस्तों, कुतुब मीनार स्टार्ट किया था। और इसकी केवल इसने फर्स्ट फ्लोर बनवाई थी, केवल फर्स्ट फ्लोर बनाई थी। बाकी सब किसने बनवाई थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो 1 मंजिल इसने बनाई थी, 3 मंजिल इसने बनाई थी। अच्छा, अब बात करते दोस्तों ने एक इसने अजमेर में, अजमेर 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों बनाया था। अब ये दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जगह बनाया था? यहाँ पर एक सरस्वती मंदिर था पहले। कौन सा था? सरस्वती मंदिर था। उसे तोड़कर क्या बना दिया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। और 1240 में रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। 1240 में इनकी मृत्यु कर दी गई थी दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा और आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी दोस्तों। कल से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और उनको हल करेंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये प्रश्न अच्छे लगे और आपको एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों से भी कहें, अपने परिवार वालों से भी कहें कि ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।